देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले दिनों एक वीडियो आपने देखा होगा देश की सच्चाई पर। ज़ारा नाम की एक लड़की है और इंसाफ की गुहार लगा रही है, ओखलावासियों से खास करके गुहार लगा रही है। पूरा मामला शायद आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कुछ कमी रह गई होगी तो उस समझाने के लिए आज मैं अपने स्टूडियो में बुलाया हूं ऐमन रिजवी। तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया पर सुनते ही रहते हैं लगातार और सैकड़ों वीडियोस जो है वो वायरल होते रहते हैं। क्यों ऐमन रिजवी को बुलाया हूँ ये असल बता दूं कि वो ज़ारा नाम की जो लड़की है वो इनसे मिली थी, उसके बाद ही उसका मुद्दा गर्म हुआ। जानने की कोशिश करेंगे कब मिली, कैसे मिली, क्या क्या पूरी कहानी है, ताकि अगर आपको समझने में कुछ कमी रह गई हो तो आप पूरी तरह समझ लें। आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि ज़ारा नाम की लड़की जिसका इंटरव्यू मैं चला चुका हूँ ऑलरेडी, क्या है उसका पूरा मामला और कैसे आप तक ये मामला पहुँचा। पहले आपका शुक्रिया गुलाम साहब कि आपने मुझे अपने चैनल पे इतनी इज़्ज़त दी। ये मुद्दा मेरे पास फरवरी में आया था और इसके ज़ारा के भाई मुझे लखनऊ से ढूंढते हुए आए थे कि हमें किसी ने कहा है कि कोई अमन रिजवी हैं जो इस तरह के मौजू उठाती हैं, तो आप उनके पास जाइए। तो मैंने इनसे ये कहा कि देखिए मैं सोशल मीडिया पे तो एकदम से इसको लेके नहीं जाऊँगी, पहले मैं इसकी छानबीन करूँगी कि आया मामला क्या है। मैंने उनसे बोला कि आप लड़की को भी लेकर आइए, इतने मैं लोकल सतह पर जाकर मालूम करती हूँ, क्योंकि मामला हमारे नियर बाई जौहरी फार्म का था। मैंने अपने तौर पर मालूम करा तो समझ में आया कि हाँ ऐसी एक शादी हुई थी और इस तरह वो लड़की अब यहाँ पर नहीं रहती और जब भी वो आने की कोशिश करती है तो उसको यहाँ से भगा दिया जाता है। उसके बाद मैंने लड़की को भी बुलाया, लड़की के भाई को भी बुलाया और हमने फिर एक मीटिंग करी लड़की के ससुराल में जाकर, यानी ताज अंकल से मीटिंग करी। ताज साहब थे, काफ़ी सारे लोग उन्होंने बुलाए और ये मीटिंग कम से कम 4 या 5 घंटे की रही। वहाँ पर इनकी सास इन पर चीखने चिल्लाने लगी। लड़की इतनी दहशत में आ गई कि लड़की की नाक से खून निकलने लगा। तो मैंने लड़की से बाद में ये पूछा कि तुम्हारी नाक से खून क्यों निकलता है, तो उसने ये कहा कि मैं 1.5 साल ससुराल रही हूँ, जब मेरे साथ मारपीट होती थी तो ये लोग मेरा सर दीवार में देकर मारते थे। अब ऐसा हो गया जब भी मैं ज़रा सा स्ट्रेस लेती हूँ तो नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। गर्ज़ खरी वाली बात तो छोड़िए आप। एक मिनट आपको रोकता हूँ मैं। वो जो दास्तान सुना रही हैं ज़ारा ये सुना रही हैं कि शादी में उनके साथ फ्रेब किया गया, यानी लड़का कोई और, तस्वीर किसी और की दिखाई गई और लड़का कोई और मैंने निकाह में बैठाया गया। पहले इस कहानी को बताइए, इसकी तहकीक आपने की, क्या ये सही था? बिल्कुल सही था। ये एक 420 का केस निकल कर आया क्योंकि इन्होंने मैट्रिमोनियल पर ये रिश्ता सर्च करा था। ज़ारा की फैमिली जो है वो सऊदी रिटर्न है और ये पूरी फैमिली सऊदी में ही रहती थी। इनके फादर भी वहाँ रहते थे, बाद में ये लखनऊ शिफ्ट हुए तो इन्होंने मैट्रिमोनियल पे एक रिश्ता देखा जो ये ज़ारा का, जहाँ पे शादी हुई, लेकिन लड़का वो नहीं था जिससे निकाह हुआ। लड़का बाद में जो पता चला लड़का दिखाया गया वो लड़का वो नंदोई था, तारीख नाम बता रही है लड़की। और जब सारी तैयारियां हो गई, बारात आ गई, तो इन लोगों ने कहा कि निकाह हम मस्जिद में करेंगे, मतलब लड़की के बगौर, उसकी पूरी फैमिली के बगौर। 12 बजे के करीब मस्जिद में जब निकाह होता है तो कबूल है के वक्त वो 3 फुट के जो वो उनके हस्बैंड, अब करंटली हस्बैंड है, वो कहते हैं हाँ मुझे कबूल है। तो लड़की के जो वालिद थे वो एक शिया कम्युनिटी से आते हैं और लड़की की मम्मी जो है वो सुन्नी कम्युनिटी से आती हैं, इसलिए दोनों मियाँ बीवी में एक तकरार थी कि हम सुन्नियों में बेटी नहीं देंगे और माँ की जिद ये थी नहीं कि मैं सुन्नियों में ही दूंगी। तो इस वजह से फादर ने शादी में शिरकत नहीं करी, लेकिन शादी कार्ड पर ज़ारा के फादर का नाम मेंशन है। मैंने खुद देखा शादी कार्ड। उसके बाद लड़की का जब ये देखा कि एक आदमी का कद छोटा है तो लड़की भी बेहोश हो गई, सारी चम हो गई, शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं लड़की के जो मामू थे वो कहने लगे नहीं हमारी इज्जत का सवाल है, और ये लड़की के जो ससुराल वाले हैं, ये ताज फैमिली जो, इन्होंने कहा कि हम बहुत रॉयल फैमिली से हैं, हम लड़की को सोने में तोलेंगे और चांदी में तोलेंगे। अब तो समाज पे बात आ गई, मिलाकर वो कैसे भी करके लेके आ गए, कैसे करके लड़की को लेकर आ गए। लेकिन लड़की का कहना यह है जिस दिन से वो यहाँ पर आई उसको आने के बाद पता चला कि वो जो उसका हस्बैंड है वो फिजिकली भी मिसफिट था, उसकी टांग में भी कोई एक बॉल वगैरह डली हुई थी, वो प्रॉपर शायद कुछ भी स्टैंड नहीं कर पाता था और बात बात पर ज़ारा को मारता था। उसके बाद इन्होंने वारिस की होड़ लगा दी कि वारिस चाहिए, वारिस चाहिए। तो आप खुद बताइए जब एक बंदा फिजिकली मिसफिट है तो वारिस कैसे पैदा होगा। उसके बाद इन्होंने कहा क्योंकि इनके 3 बच्चे हैं, ताज साहब के तीनों बौने हैं, 3-3 फुट के हैं, तो इनकी जो 2 नंदे हैं वो भी यहीं पर रहती हैं, उनके शौहर भी वहीं रहते हैं। तो जिसका फोटो दिखाकर इनको बेवकूफ़ बनाया गया था उसी दामाद को इनके कमरे में भेजा जाता था और कहा जाता था हमें वारिस दे। उस आदमी ने यानी इनके नंदोई ने इसके साथ 2-3 बार गलत हरकत करी। अब ज़ारा कब तक बर्दाश्त करती, जब तक ये बर्दाश्त करती थी। फादर का भी देखिए कि कैसा इंसिडेंट हुआ जब इसके फादर को पता चला मेरी बेटी के साथ धोखा हो गया। वलीमे वाले दिन इनके फादर का हार्ट अटैक होकर इंतकाल हो गया।
इसी की वजह से। उसके बाद इनकी एक बहन है, बहन भी बहुत बीमार रहती है, बहन भी इनकी वजह से इतनी स्ट्रेस में आ गई है कि वो भी बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हुई है, उसका भी नहीं आके आजकल में, अल्लाह ना करे, अल्लाह में सबको ज़िंदगी दे, कि उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मम्मी इसकी खुद बीमार है, एक भाई है जो मंदबुद्धि है। तो टोटल फैमिली ये है। उसके बावजूद अब इन्होंने क्या करा, जब ज़ारा यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने घर जाती है और अपने घर वालों को बताती है कि मेरे पे इतना जुल्म हो रहा है और वारिस पैदा करने के लिए मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है कि मैं नंदोई के साथ इल्लीगल ताल्लुकात कायम करूं, तो मैं तो इस तरह ससुराल नहीं जाऊंगी, या तो लड़का मेरे साथ अलग रहे या फिर नंदोई को रोका जाए। तो ये जो आपकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो कोई कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपके पास हैं? कोई चेक के उधर से फ़ोन आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग्स हैं कहीं? सर सारी रिकॉर्डिंग है। और ये बात देखिए कि जब हम इस मसले में बीच में पड़े, हम बीच बचाव कराना चाहते थे, हम ये चाहते थे कि हम इंसानियत को बचा लें। उन लोगों के पास हमारा नंबर भी है, उन लोगों के पास उनके भाइयों का नंबर भी, फिर वो उसके मंदबुद्धि भाई को फ़ोन क्यों कर रहे हैं? ना तो लड़की को फ़ोन कर रहे हैं, ना मुझे फ़ोन कर रहे हैं, ना लड़की के एडवोकेट को फ़ोन। आपको कितना पैसा मिलेगा इसमें? मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा मेरे को। तो अगर आप कोई एक बंदा आए, अगर वाकई उसके अंदर ईमान है, दलाल ना हो, खाली वाकई में ईमान हो, मोहम्मदीन अहमदीन जिसका नाम ना हो, मस्जिद में जाए, कलाम पाक उठाए और कह दे कि उसने आज तक अहमद रिजवी को एक फूटी कौड़ी दी है। मैं तो हमेशा ऐसे ही काम करती चली हूँ। अगर मुझे पैसा मिलता तो मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ी थी जो पढ़ी लकड़ी लेती फिरती। नहीं, तो आपको कुछ पैसे भी नहीं मिलते हैं किसी भी मामले में? एक बार आप पहले भी इस तरह के मुद्दे और ज़बरदस्त ज़ोर शोर से उठा चुकी हैं, फिर इसमें भी आपको कोई ऑफ़र पैसे का नहीं है। कभी मन में ये नहीं आता कि क्यों इस तरह के हम नेकी, मतलब क्या मिजाज में आपके आता है कि आप इस तरह के काम को अपने हाथ में लेती हैं? सर मुझे तो यही लगता है कि अगर हम वाकई इंसान बन के दुनिया में उतारे गए हैं, ये लोग तो जानवर हैं जो दलाली खा रहे हैं, ये तो अपनी माँ को बेच दें, अपनी बहनों को। कहते हैं बगैर पैसे के कोई काम नहीं सर, अगर मैं पैसा लेकर काम करती तो मैं इतनी पागल थोड़ी थी कि फालतू में टक्करें मार के दो दुश्मन बनाती फिरती, किराए के मकान में रहती, अपना मोबाइल छिनवा लेती और ऐसे बावलेपन के इशू उठाती जिसमें मेरी जान को खतरा हो। मैं तो फिर दलाली खाना शुरू कर दूं ना, मैं तो फिर दलालों का साथ दूं, जालिमों का साथ दूं और मजलूमों पे जुल्म करूं। यही तो दलाली होती है कि आप जालिमों को सपोर्ट करिए, मजलूमों को आप पैरों के नीचे कुचल दिए। अब इन लोगों को बस यही लग रहा है कि बस अहमद रिजवी को अगर हमने इस केस में से हटा दिया तो ये मसला सही है। ज़ारा को खुद ही कहते हैं अगर तू ओखला की तरफ नजर आ गई तो तुझे जान से मार देंगे। मतलब अयमन हट गई तो 2-4-6 लाख में समझौता करा के निकल जाएंगे। जी जी, यही चक्कर में है कि 2-4 लाख में इसको समझौता करा देंगे, ज़ारा को मार देंगे। मतलब इनका यही प्लान है, क्योंकि साफ कह रहे हैं कि ओखला में 1 महीने के अंदर 6 मर्डर हो गए, 7वां 13 भी हो जाएगा। कौन सुनवाई करेगा? ये ओपनली धमकी दे रहे हैं, तेजाब फेंकने की धमकी। मेरे रास्ते रोक रोक के ये लोग कह रहे हैं, इसमें अकरम मुजम्मिल अली कामरान है, कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे। तुम्हें पता नहीं कि तुमने पंगा किससे लिया इस मैटर में। आरएसएस भी हमारी जेब में, बजरंग दल भी हमारी जेब में, मोदी जी को भी हम देख लेंगे। मतलब तो फिरौन हो गए। तो फिर सड़क पर ये कौन सा मुसलमान उतरता आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ? सब तो जेब में लेकर ही घूम रहा है। ये सर ये वही हैं, ये सारे के सारे वही हैं जो कुएं के मेंढक हैं और कुएं में शेर हो रहे हैं। ये ओखला की जो सरहद पार करने के बाद ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इनका कोई, सिर्फ ओखला में ही दादागिरी दिखाते, क्योंकि इनको पता है कि ओखला में ज्यादातर लोग किराएदार रहते हैं, इधर के उधर के। ये कुछ गैंग है। फाइनली कमेंट्स मैं चाहूंगा आप ये बताएं कि एक तो वो ये अच्छा उसका आपने बदफ्तर निकाल लिया, पूरे इसका अयमन रिजवी ठरकी बुढ़िया, ये व्हाट्सएप का एक ग्रुप है और इस ग्रुप का ये प्रिंट है जो वाज़फ्ता निकाल लिया गया। तो एक बड़ा प्रूफ आपके पास आ गया। अब इसको आप रखिए, मैं प्रूफ अभी आपकी ज़ुबान पर लोगों को अब भरोसा हो जाना चाहिए। मैं फाइनल कमेंट पूछूंगा, ज़ारा की लड़ाई को कहाँ तक आप लेकर जाएंगे? मैं इंशाल्लाह ज़ारा की लड़ाई को आखिर वक्त तक लेके जाऊंगी, जहां तक ज़ारा को इंसाफ नहीं मिल जाता। ज़ारा रहना चाहती है, दुनिया की कोई अदालत नहीं रोक सकती, क्योंकि वो शरई हक उसको मेरे खुदा ने दिया है और कोई नहीं रोक सकता, ना तो उसके ससुराल वाले रोक सकते। अब तक लड़के से नहीं मिलवाया गया। ज़ारा अपने घर में गई, पुलिस वाले जो अंदर घुसाने का काम करते हैं वो ज़ारा को निकाल कर लेकर आए। 6 घंटे तक ज़ारा को थाने में बिठाए रखा और बाद में उसको धमकी देकर निकाल दिया थाने से। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें अपने कानून पर भी यकीन है, हमें अपने संविधान पर भी यकीन है। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आप जैसे लोग अगर हमें हमारी आवाज़ को आवाज़ देंगे, परवाज़ देंगे और समर्थन करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है गुलाम भाई कि हम इस लड़ाई को इंशाल्लाह जीतेंगे। देखिए, देश की सच्चाई ने ये ठाना है कि सच ही दिखाना है और उसके जो भी नुकसानात होते हैं वो हम लोग भी झेल ही रहे हैं। लेकिन बहरहाल
एक बात जहन में आप रखेंगे कि ये बातें बज़ाहिर लग रही हैं आपको कि किसी यूट्यूब चैनल पर दिखाया जा रहा, लेकिन ये समाज का वो इशू है जिस पर अगर समाज के संजीदा लोग नहीं बेदार हुए तो ये कोढ़ का मर्ज बन जाएगा जिसका इलाज नहीं होगा। और फिर मोदी जी कोई कानून बनाएंगे तो आप बाप बाप चिल्लाएंगे और ये कहेंगे क्यों ऐसा कानून बना जैसा कि ट्रिपल तलाक पर बना था। ये बीमारियां हमको ही ख़त्म करनी चाहिए और समाज के जितने भी बाशऊर लोग हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सामने आएँ, खामोश न रहें, निडर होकर आएँ, बेबाक होकर आएँ और लिल्लाहियत के साथ आएँ। दलाली के इरादे से नहीं आए। अगर लिल्लाहियत के साथ आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं इस मौजू पर आगे भी गुफ्तगू करूंगा, ज़ारा को फिर आपके सामने लाऊंगा, उनके और जो ख़ास लोग होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि ज़ारा के जो वकील हैं इस मामले में, मेरी कोशिश होगी, मैं अपने व्यूवर्स से वादा करता हूं, मैं उनसे भी बात करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा कि पूरी सच्चाई क्या है वो निचोड़ आपके सामने आए। गुजारिश और विनती यह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। शुक्रिया।